माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमने ओपन करना है। एक्सेल 2007 लास्ट टाइम मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा जो असाइनमेंट्स हैं वो सिंपल वे से बिल्ड करना सिखाई थी। तकरीबन सारी ही असाइनमेंट हमने डिस्कस की लास्ट लेक्चर में। आज जो है वो हम इसी वर्कआउट को मज़ीद आगे की तरफ चलाते हैं। वही फ़ाइल मैंने ओपन कर ली है, एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। हमने 2 का टेबल बनाया उसके इंटरवल के साथ, फिर हमने दोबारा टेबल बनाया। इसमें फार्मूले के साथ हमने ये किया था कि जैसे मैं एक सेल में चेंजिंग करता हूँ मेरे पास मेरा तमाम फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट हो और मेरे आंसर्स जो हैं वो अप टू द अप्रोप्रिएट टास्क जो हैं वो मुझे अवेलेबल नज़र आएँ। नेक्स्ट हमने जो बात की वो हमारे पास इम्प्लीमेंट था फैमिली चार्ट के हवाले से। हमने बात की कि काफ़ी इजी था, होप कि आप सब ने इसे कर लिया होगा। उसके बाद हमने बात की सेविंग शीट की। इनकम को हमने यहाँ पे करेंसी में कन्वर्ट किया, नेगेटिव करेंसीज को हमने साइन में कन्वर्ट किया कि वो नेगेटिव की बजाय रेड कलर में हमें नज़र आएँ और उनके गिर्द ब्रैकेट का साइन भी आए। उसके बाद हमने देखा इसमें एक प्रॉब्लम मुझे आ रही है, ठीक है, और वो ये प्रॉब्लम है कि जब मैं इसको ऊपर करता हूँ ना तो ऊपर से हेडिंग रिमूव हो जाती हैं, ये मुझे नज़र नहीं आती। तो अब आप यहाँ पर अपने कर्सर को सेट करें जो आपकी मोस्ट अप्रोप्रिएट लुक है, और यहाँ जाकर जहाँ तक आप चाहते हैं कि फ़िक्स रहे वहाँ पर क्लिक करें। यानी मैं चाहता हूँ डेट, टाइम, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग तक जो मेरा डाटा है वो फिक्स रहे। तो यहाँ मैंने क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद इसके ऊपर वाले हिस्से को मैं फ़िक्स करना चाहता हूँ। तो ऊपर वाले हिस्से को फ़िक्स करने के लिए मैंने यहाँ क्लिक किया। मेरे पास ऑप्शन है व्यू के अंदर फ्रीज़ पैन की, तो आप यहाँ जाके फ्रीज़ कर दें, फ्रीज़ पैनल को फ्रीज़ करना। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आपको 2 डार्क लाइन नज़र आ गई हैं, एक ये है और एक ये है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं नीचे करूँगा तो अब ऊपर वाला हिस्सा जो है वो मूव नहीं करेगा, सिर्फ नीचे वाला जो डाटा एरिया वो मूव करेगा। इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट पे करूँगा तो लेफ़्ट वाला हिस्सा मूव नहीं करेगा, बाकी मूव करेगा, जो कि मुझे करना ही नहीं है क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जगह जो है वो मौजूद है अभी। तो यहाँ मैंने इसको थोड़ा नीचे करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने फिर क्या किया। मैंने इनकम के सम कर दिए, एक्सपेंडिचर के सम कर दिए और सेविंग के सम कर दिए। फिर हमने इन्हें यहाँ इक्वल के साथ कॉल कर लिया। फिर हमने एक रूल बनाया कि अगर तो हमारे जो इनकम सेविंग का सम है वो लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि हम लॉस में जा रहे हैं। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब हम बचतें कर रहे हैं, और अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन जो है वो हमें देखने में मिल रही है। सो ये हमारा इफ़ का फार्मूला था जो कि हमारे पास इस तरह से जो है वो परफॉर्म हुआ और इस तरह से हमारे पास अडॉप्ट होके आ गया। नेक्स्ट हम आगे तो हमने बात की प्रोडक्ट रेट लिस्ट की, ठीक है। इसमें भी मैं उसी तरह करता हूँ कि यहाँ जाता हूँ। जी क्वेश्चन था आपका, सॉरी। हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास यहाँ ड्रैग करने पर जो है वो डे चेंज ना हो, ईयर चेंज हो रहा हो, तो आपने करना ये है कि होम के अंदर जाना है। होम में जाकर आपने सीरीज़ की ऑप्शन ओपन करनी है। सीरीज़ में जाकर डे सेलेक्ट कर लेना है। आपका यहाँ पे ना ईयर सेलेक्ट हुआ होगा, आपने सेलेक्ट करने के बाद डे सेलेक्ट कर लेना है। तो ओके करेंगे तो 1 डे के डिफरेंस से आपका डाटा जो है वो इंक्रीमेंट करना शुरू कर देगा। वैसे याद रखिएगा इससे ड्रैगिंग आपने यहाँ करनी नहीं है क्योंकि ये तो वो है कि जब मुझे इनकम आएगी या एक्सपेंडिचर आएंगे तो मैं उसकी एंट्री करूँगा। तो जिस डेट पे वो आए हैं उस डेट पे मैंने एंट्री करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जी हाँ जी, टाइम के लिए मैंने आपको था मैंने जो भी टाइम होगा वो आपने एंटर करना है। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है जी प्रोडक्ट वेट लिस्ट। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट। मैंने आपको कहा था हो सकता है कि इनमें से एक ही असाइनमेंट आपने अपनी सारी ज़िंदगी में बनानी हो। तो ये तमाम असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इन्हें ध्यान से देखेंगे। सर आप पीछे चल जाओ, मैं इसके पास। ओके जी, तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने एक एंट्री की। मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये कहा था कि मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है 1000, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 1000 है, जबकि सेल टैक्स कितना है, इट्स इक्वल टू 21%। तो मैंने 1000 को 21% के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मेरे पास प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट मैंने 12% निकालना था, वो मैंने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, वो मुझे दिया हुआ था कि 15% निकालना है। इसी तरह रिटेल प्राइस थी जो इनको जमा करके आई थी। प्रॉफिट अमाउंट निकालने के लिए मैंने रिटेल प्राइस को मल्टीप्लाई किया था किसके साथ, अपनी प्रॉफिट अमाउंट के साथ, ठीक है।
तो उसके बाद इन दोनों को मैंने जमा किया तो मेरे पास सेल प्राइस आ गई थी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब पता मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि देखें अगर हर नई प्रोडक्ट के लिए लाइक टेबल है, ठीक है, हर नई प्रोडक्ट के लिए अगर तो मुझे दोबारा फार्मूले लिखने हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कैलकुलेटर ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है कि मैं कैलकुलेटर के ऊपर जाऊं और एक एक एंट्री के लिए कैलकुलेशन कर लूं, ना कि मैं यहाँ जाकर सेल का रेफरेंस ढूंढूं फिर ये करूं फिर वो करूं, तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो अब कुछ ऐसा तरीका मैं सोच रहा हूँ कि मैं जस्ट क्या करूँ, एक रो के लिए या एक रिकॉर्ड के लिए फार्मूले लिखूँ और उन्हीं फार्मूलों को ड्रैग करूँ और ड्रैग करने पर मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेरे रेफरेंसेस ऑटो एडजस्ट हों और मेरा जो रिज़ल्ट है वो मेरे पास अप्रोप्रिएट आंसर की शक्ल में आ जाए। सो नाउ आई हैव टू परफॉर्म दीज टास्क। कैसे करूँगा अभी देखते हैं। इसका तरीका है, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपने भी अभी इसी तरह ही करना है। वैसे हम इतनी डिटेल में जाते नहीं हैं, हम जस्ट पहली रो का आंसर लिखेंगे और ड्रैग करेंगे, हमारे बाकी आंसर्स आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से मैं इसको एक एक स्टेप को बड़े सोफिस्टिकेटेड वे से जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। होप कि आप इसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। सपोज आई हैव सेड कि टेबल की जो प्राइस है वो 1200 है। अब टेबल के ऊपर नौरीन 1200 पर मुझे 21% सेल टैक्स देना है, तो क्या फार्मूला लगेगा? हर फार्मूला इक्वल से शुरू होता है जी, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्राइस D5 मल्टीप्लाइड बाय, शाबाश। अब देखिए क्या निकाल रहे हैं, सेल टैक्स निकाल रहे हैं। सेल टैक्स कितना है? 21%। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। ठीक है, ये आ गया। क्लियर है जी सबको? ओके, ये तो मेरे पास आ गया सेल, यानी अगर 1200 कीमत है तो गवर्नमेंट को 252 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है ना, शाबाश जी। कलसूम प्रॉफिट निकालना है 1200 पर, मेरा यानी बिजनेसमैन का प्रॉफिट कितना होगा? इक्वल F5, F5 तो ये सेल है हमारा, इक्वल D5 मल्टीप्लाई बाय 12%, एंटर। सो वी गॉट 144। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट मार्जिन निकालना है जी इमराना, इक्वल D5 multiply by 15%. So here we got our profit margins. Retail price कैसे निकलेगी जी सहर? प्लस करेंगे किसको? शाबाश, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट 1200 से लेकर 180 तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये आ गया। वेरी गुड। प्रॉफिट अमाउंट जी मिस सहर आप बताओ, इक्वल रिटेल प्राइस का 25%। हाँ वैल्यू सेल बताओ ना, H5 मल्टीप्लाई बाय 25%। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? एंटर कर दिया। ठीक है, अब सेल प्राइस निकालनी है, तो सेल प्राइस कितनी होगी? देखें, चीज़ की रिटेल प्राइस ये है प्लस परचून वाले का प्रॉफिट ये है। सो आई गॉट एंटर, ये मेरे पास आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? हमने बात की अभी कि ये किस तरह से डाटा टेबल के लिए हमने निकाल लिया और लास्ट टाइम निकाला था बुक के लिए। तरीका एक ही है, उसी तरह मैंने लास्ट टाइम किया था, रिपीट किया है सिर्फ। अब मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी। जैसे मैं कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी प्रेस करता हूँ, अब आप देखें कि आपके पास एक सेल ये है, एक ये है, एक ये है, 3 4 5 सेल्स हैं जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। ठीक है, ये मैंने आज फार्मूले लिखे हैं, ये मैंने लास्ट टाइम फार्मूले लिखे थे जी। बारी है अंबर की। अंबर, इन दो सेल्स के अंदर क्या रिलेशन है ये आपने बताना है। ऊपर वाले सेल में और नीचे वाले सेल में क्या ताल्लुक है ये आपने बताना है। वन का इंटरवल है, लेकिन कैसे? इंटरवल तो होता है वैल्यूज़ के दरमियान, यहाँ तो रेफरेंसेस हैं। आपका ये मिस से ताल्लुक है कि आप इनसे पहले बैठे हुए हो। शाबाश। नीचे वाले सेल का ऊपर वाले सेल से ताल्लुक ये है कि D5 जो है
वो आगे वाला सेल है, जबकि D4 प्रीवियस सेल है। ठीक है, बिल्कुल। अब N6 और N6 में क्या ताल्लुक है? ये सेम है। अब हमने कहा था कि एक्सेल में या तो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं और या रेफरेंस फिक्स होते हैं। अब इन दोनों रेफरेंसेस पे ज़रा गौर करें। सामने देखो बच्चा, सामने देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन दो रेफरेंसेस पे ज़रा गौर करें। ये वाला पहला जो रेफरेंस है ये तब्दील हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली तब्दील होते हैं। ठीक हो गया। ये वाला रेफरेंस तब्दील नहीं हो रहा जी। किसी भी रेफरेंस को कैसे फिक्स करते हैं? किसी भी रेफरेंस को कैसे फिक्स किया जाता है? बाय डिफॉल्ट तो वेरिएबल हो गया ना, ड्रैग करता हूँ रेफरेंस चेंज हो जाता है। फिक्स कैसे करते हैं जी? F4 प्रेस कर दें या मैनुअली डॉलर का साइन लगाकर। ठीक है, तो मैंने यहाँ गया और मैंने यहाँ पर डॉलर साइन लगा दिया। वैसे आप F4 कर लें, एक ही बात है। मैंने F4 किया, ये मेरे पास फिक्स हो गया। अब देखें ऊपर क्या है, D4 N6। मुझे चाहिए क्या है? ड्रैग करने पर D5 N6। मैंने यहाँ कर्सर रखा, इसको पकड़ा, ड्रैग कर लिया। ठीक है, जैसे आप छोड़ेंगे आना क्या चाहिए? D5 N6। जब मैंने ड्रॉप किया, वेरी गुड, D5 N6 आ गया। समझ आ गई? अब यहाँ मैंने आपको दो वैल्यूज़ करके बताया है कि रेफ कंपेयर कैसे करने हैं। वैसे किसी भी ऑफिस में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप दूसरी वाली रो भी कंप्लीट करें और फिर ड्रैगिंग करें, तो वहाँ पहले फार्मूले को देखना है। अब ऊपर वाले फार्मूले को देखें जी। सकलैन की बारी है जी। फिक्स किसको करना है, बस इतना बता दो। करना है कि नहीं करना है? किसको? डी को के एन को, D5 के एन, D4 के N7। N7 फिक्स करेंगे क्योंकि मुझे नीचे नज़र आ रहा है कि N7 जो है वो सेम है। ठीक है, तो मैंने N7 को फिक्स कर दिया। इमराना समझ आइए कैसे किया मैंने? ठीक है, मैंने एंटर कर दिया, ये मेरे पास आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है जी? ठीक है, ओके। पीछे सेकंड सेंटर वाले जी, बॉल पॉइंट वाले, हाँ पता चला है? नहीं पता चला? पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाए जी। नेक्स्ट आपका नाम? उमर जी। उमर बच्चा कहाँ फिक्स करना है? D4 को कि N8 को? कि करना ही नहीं है? N8 को फिक्स करेंगे क्योंकि ये इसके नीचे मुझे नज़र आ रहा है कि ये चेंज हो रहा है, सॉरी फिक्स है। तो D क्योंकि D4 चेंज हो रहा है, उसको नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट जी। आपका नाम? जुल्फ़कार जी। जुल्फ़कार बच्चा फिक्स किसको करना है, किसको नहीं करना? किसी को भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज D4 है, D5 है, G4 है, G5 है, ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट N9 को क्या जी इन्होंने फिक्स करना है? ठीक है, N9 हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जी। इधर से आ जाते हैं जी। फर्स्ट जी। किसी को भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपके रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली तब्दील हो रहे हैं। H4 से H5 हो रहा है, जबकि I4 से I5 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने पहली रो को इस तरह एडजस्ट किया है कि अगर मैं पहली सारी रो को सिलेक्ट करूं, सामने देखना भाई, और सिर्फ ड्रैग कर लूं, तो मेरी बाकी तमाम एंट्रीज के लिए डाटा खुद ब खुद ठीक आना चाहिए। देखें, तसल्ली करते हैं। तसल्ली करने का तरीका है कि लास्ट वाली जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है ना, वो और पहले वाली मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो है ना, वो ये दोनों सेम लिख दें। मैंने दोनों को 1000 कर दिया। शो फार्मूला ऑफ करें और अब आप अपने रिजल्ट चेक करें। जब मैंने अपने रिजल्ट देखे तो क्या पहले रिजल्ट और आखिरी रिजल्ट ठीक है, एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि मैंने सही फिक्स किया है, मैंने अपने रेफरेंसेस को अप्रोप्रिएट वे से रिलेटिव बनाया है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? लो जी, ये बात तो मुझे समझ आ गई। अब मैं ये कर सकता हूँ। यहाँ तक बात समझ आती है? आपने इसी तरह फिक्स करना है जो मैंने अभी तरीका सिखाया है कि एक नया रो एंटर करनी है, उसमें फार्मूले लगाने हैं, फिर कंपेयर करना है, फिर फिक्स करना है। लेकिन जब आप 2 3 4 5 दिन इसको करेंगे ना, तो आपको इतना टाइम, इसमें काफ़ी टाइम लगा मुझे कि मैंने ये फार्मूले खुद से लिखे। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं यहाँ से सोचूं फिर आप कंपेयर करें। देखें, मैं आपको ना एक देसी तरीका बताता हूँ, ठीक है?
करना ऐसे ही है जैसे मैंने अभी सिखाया, लेकिन मैं आपको देसी तरीका बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी ऑफिस में एक एक मिनट एक एक सेकंड बड़ा क्रूशल होगा जब आपका बॉस आपको काम देगा। तो जितनी जल्दी आप काम करेंगे उतनी आपकी गुडविल ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह देर लगती है तो ज़्यादा जल्दी जल्दी काम कर सकूँ, ठीक है। किसी दिन करके दिखाऊंगा, आपको नज़र भी नहीं आएगा, इतनी तेज़ काम होना चाहिए। साथ बैठे को नज़र नहीं आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। यू जस्ट हैव टू एनालिसिस, अपने दिमाग को अपनी कीबोर्ड स्पीड से थोड़ा सा तेज़ रखना है। और कीबोर्ड स्पीड आपकी, मैंने आपको कहा था कि 45 to 50 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। तो इतनी स्पीड से जब आपका दिमाग तेज़ी से काम करेगा तो साथ बैठे हुए को वाकई पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको देखो तरीका बताता हूँ कि दूसरा मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये सोचा कि जब मैं दूसरे सेल के लिए फार्मूले लिखूँगा तो ऑब्वियसली पहले फार्मूले D4 के लिए थे, बाकी फार्मूले D5 के लिए होंगे। यही कॉन्सेप्ट बनता है ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सोचना कैसे है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये बनता है कि अब इसके लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी D4 लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर D5 हो जाना है। तो ये तो खुद ही हो जाता है, इसमें तो मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी मैं किसी रेफरेंस को ड्रैग करता हूँ ये खुद ही हो जाता है। बात समझ आ गई। दूसरा, पहले के लिए सेल टैक्स, प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट अमाउंट वो ये दी गई हैं। दूसरे के लिए भी यही है, 10वें के लिए भी यही है, 50वें के लिए भी यही है, 500 वाले के लिए भी यही है। ऐसा ही है। इसका मतलब है इन्हें चेंज नहीं होना। तो जहाँ जहाँ इसके रेफरेंस यूज़ हुए हैं उन्हें फिक्स कर दें। आपको रट्टा लगाने की देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपके ड्रैगिंग में चेंज होते हैं उनको फिक्स नहीं करना, जो ड्रैगिंग में चेंज नहीं होते उनको फिक्स कर देना है। देखें अगली असाइनमेंट पर आपको रिवाइज करवाता हूँ। पेरोल शीट बनाई थी हमने, एक एम्प्लॉय की सैलरी की बात की थी हमने। मैंने कहा था एक एम्प्लॉय है उतने पैसे ले रहा है। हाउस रेंट हमने निकाला था 45% बेसिक सैलरी का। फिर हमने कन्वेंस अलाउंस निकाला था 10% बेसिक सैलरी का। फिर हमने ग्रॉस सैलरी का निकाला। फिर हमने प्रोविडेंट फंड निकाला। फिर हमने इनकम टैक्स निकाला। फिर हमने डिडक्शंस निकाली और फिर हमने कहा कि नेट सैलरी, टेक होम सैलरी इतनी होगी। मैंने नीचे फार्मूले भी लिख दिए थे ताकि अगर कोई नहीं आया हुआ तो वो यहाँ से देखकर इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट, ठीक है। अब कौन से रेफरेंस हैं जो वेरिएबल होने चाहिए। अगर कहीं भी B4 आ रहा है ना तो वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि ड्रैग करूँगा तो ये B5 हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि B4 चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी B4 को फिक्स नहीं करना। ये सारे जो हैं हर आने वाले सेल के लिए जो है वो चेंज होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है इन सबको फिक्स करना है। इनके नाम क्या हैं? L5, L6, L7, L8। अब आ जाएं अपने फार्मूलों पे। L5 आ रहा है इसमें, L5G फिक्स, L6 कुछ भी नहीं, L7, L8 कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने दूसरा फार्मूला लिखा, सिर्फ F2 से एडिट करता हूँ, F4 से फिक्स करता हूँ। जिसमें रखकर F4 दबाएंगे वहाँ से फिक्स हो जाएगा। मेरा ख्याल है जो लोग नहीं थे उनको अब समझ आ जानी चाहिए। मैंने इसको नीचे ड्रैग किया तो ये मेरे 10 एम्प्लॉयज़ की सैलरी लिस्ट आ गई। मेरी कंपनी में 5000 एम्प्लॉई हैं तो विद इन अ मिनट सब मैं उनकी जो है पे स्लिप बना सकता हूँ। आई जस्ट गो देयर, चेक करते हैं 10,000। क्या पहला और आखिरी रिकॉर्ड एक जैसा है? जी हाँ, इसका मतलब मेरे फार्मूले सही हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ गए, इसकी सैलरी 8000 कर देते हैं, इसकी 15000 कर देते हैं, 12000 कर देते हैं, 6000 कर देते हैं, 7000 कर देते हैं, 5000 कर देते हैं। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। 10,000 कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ है? ये सेल छोटा था, वैल्यू इसमें पूरी नहीं आई। डबल क्लिक करें, ऑटो फिट कर लिया, ठीक है। अब ये हमारी कंपनी के 9 एम्प्लॉयज़ थे, उनकी डिटेल आपके सामने आ गई है। क्लियर है सबको? मैं यहाँ जाता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे ये पता चले कि कंपनी ने खर्चा कितना किया है। वही पता चलना चाहिए ना। आखिर कल को मैं पेरोल वाला हूँ, पेरोल वाला होता है जो सैलरी स्लिप्स बनाता है, पे इसका हिसाब किताब करता है। मैंने अपने बॉस को क्लियर करना है कि हम इतने पैसे लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि आप लोग कितने चालाक हैं। ध्यान से बैठना है, एक्टिव होकर बैठना है। मैंने सवाल पूछना है, जर्नल सबसे पूछूंगा, जिसको आता होगा वो हाथ खड़ा करके बताएगा। मैंने इनके टोटल निकाल लिए। टोटल निकालने के लिए मैंने ये किया कि क्योंकि ये टोटल्स हैं
तो बाकियों से थोड़ा सा इसको ना मैंने सेपरेट करना है। इसका फ़ॉन्ट जो है वो मैंने बोल्ड कर लिया है, और इसका जो फिल है वो थोड़ा सा मैंने ग्रे कर दिया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसका जो बॉर्डर है वो मैं ज़रा डार्क कर देता हूँ। चलें ये कर लेते हैं, देखें पता चल रहा है प्रोमिनेंट हो गया। यही काम आपने इस हेडिंग्स पे भी करना है। नोट असाइनमेंट्स के अंदर आपके पास जो है वो शायद इतना क्लियर ना हो, बट यू हैव टू इम्प्लीमेंट लाइक दिस। उसके बाद इसको सेंटर भी कर दें, समथिंग लाइक दिस। इट्स लुक अ बिट डिफरेंट। चल जाए, अथर कॉर्पोरेशन के नाम से हमारी कंपनी थी, इसको बड़ा कर देते हैं, जितना भी बड़ा या छोटा आप करना चाहते हैं अब यहाँ से कर लें। क्लियर, यहाँ गए, यहाँ जाके इसको बोल्ड कर दें, वट एवर जो भी आप करें ना। अब देख सकते हैं कि एक ऑफिशियल शीट की तरह की लुक दे रही है, लेकिन अभी बात बनी नहीं। अभी मैं चाहता हूँ कि इधर मुझे पता चले कि टोटल ऑफ बेसिक सैलरी कितना है, तो बेसिक सैलरीज का सम कर लें, ठीक है। बाकी मैनुअली सम कर लें, या मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने रेंज वही ली हुई है, तो मैंने सिर्फ इसको ड्रैग कर दिया, ये इनके टोटल्स आ गए, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये भी पता चले कि एवरेज बेसिक सैलरी कितनी है। जब बजट आता है ना, तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है इतना सैलरीज में इंक्रीज़ है, इतना इंक्रीज़ है, तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर, ये वाले एक एक की सैलरी नहीं वो देख सकते, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर इतने होते हैं। वो देखता है कि इतना पैसा हम बेसिक सैलरी की मद में अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, तो कितना हम दे सकते हैं, क्या हमारे ख़जाने में इतना पैसा है, ठीक है। तो ये वो प्लानिंग है, ठीक है, जिसको देखकर एनालिसिस किया जाता है। सो एक्सेल इज़ आल्सो यूज्ड फॉर एनालिसिस एज वेल एज फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होती है कि इसको देखकर मैं जज कर सकता हूँ कि आज हमारे पास इतने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी एवरेज पे इतनी है। अगर मैं एक नया डिपार्टमेंट बनाता हूँ तो इस डिपार्टमेंट का काम और इस डिपार्टमेंट का काम ए पहले है, बी में नया बनाता हूँ, ए और बी का जो काम है वो ए इतने मुझे रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है, अगर बी भी इतना ही रेवेन्यू प्रोड्यूस करे तो इनकम इतनी कितनी आएंगी और एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे। तो एक्सेल में फोरकास्टिंग भी की जाती है। अगर मैं 10 नए बंदे रखता हूँ तो एवरेज सैलरी कितनी इंक्रीज़ कर जाएगी, क्या मुझे नए बंदे हायर करने से, क्या मेरे उनकी पोटेंशियल होने से मुझे फ़ायदा होगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर एक कंपनी को प्लान किया जाता है। मुल्क चलाना कोई इतना आसान नहीं होता। हमारे यहाँ पॉलिटिशियन में कॉन्सेप्ट है ना कि बहुत ईजी है, ये दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है, क्योंकि अगर आप अपने घर को सही चलाते हैं, ठीक है, फिर देखें घर सही चलाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर आप आगे चलें, फिर आप एक शहर की बात करते हैं, फिर आगे चलें एक ज़िले की बात करते हैं, फिर एक सूबे की बात करते हैं, देन जाके आपकी कहीं नेशनल असम्बलीज़ की बात होती है। तो अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल चलें, वो कहते हैं एक अच्छे सियासतदान के लिए या एक अच्छी गवर्नमेंट बनने के लिए आपके पास अच्छे इकोनॉमिस्ट होने चाहिए। वो क्या हैं, जो स्टैटिस्टिशियंस के साथ, ये काम किसका है, ये स्टैटिस्टिशियंस का काम है, जो शुमारियाती चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। और फिर ये अच्छे एनालिस्ट के ऊपर होता है कि वो इनको सही तरीके से स्टडी करे। अभी मैंने आपको स्टैटिस्टिशियन वाला काम बताया है, अभी मैं आपके साथ एनालिसिस वाली बात भी करूँगा। मैंने कहा मैंने एवरेज निकाल ली, आपको समझ आ गई होगी कि एवरेज मैं क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की एवरेज पे कितनी है। तो एवरेज के लिए मैं आपको फार्मूला पहले भी बता चुका हूँ, मैंने एवरेज का फार्मूला लगाया और यहाँ जाके मैंने इस रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट लगाई और एंटर कर दिया। इधर गया, यहाँ जाके मैंने इसको ड्रैग कर दिया और ये मेरे पास मेरा डाटा आ गया। ठीक है, सबको क्लियर। मैं कहता हूँ मेरी कंपनी का टोटल जो मैं प्रेडिक्टेड एक्सपेंडिचर्स थे ना, वो मैंने किए, एक्सपेंस मैंने प्रेडिक्ट किए थे, वो कितने हैं, 1,20,000। ठीक है, मैं इसको दोबारा कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि वो लोग जो नहीं थे उन्हें पता चल जाए। करेंसी, ठीक है, यहाँ जाकर आप इसे करेंसी फॉर्मेट दे दें। 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, सेपरेटर के लिए कोमा यूज़ हुआ है, ओके कर दी। 1,20,000 मेरी कंपनी का बजट है। आपने अपनी कॉपी पर ये लिखना है कि मेरी कंपनी फ़ायदे में है या नुकसान में है। फिलिंग कीजिए। ओके जी, तो हमने क्या डिसाइड किया? हाँ बच्चों, मैं अगर मैं होता ना, मैंने तुम्हारे पैसे काट लेते अगर तुम मेरे एम्प्लॉई होते तो।
ठीक है, तो याद रखिए जी, अगर इस स्टेटमेंट के साथ मैं चलता हूं तो मैं इस वक्त लॉस में जा रहा हूं। मेरी कंपनी इस वक्त लॉस में जा रही है क्योंकि मेरा बजट जो है वो 1,20,000 है और मेरे एक्सपेंसेस 1,20,000 से ज़्यादा हैं। ठीक, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना बजट जो है ना वो बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ 1,50,000। अब तो आप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है, कि प्रॉफिट हो रहा है, आगे ना सबको समझ। लेकिन अब प्रॉफिट हो तो रहा है, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ। BOUNS BO ओके जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे अगर बचत होती है ना तो मैं आपको बोनस देना चाहता हूँ। कहते हैं ना, जैसे जितनी इंसान की सोच उतना ही उसका आंसर। ठीक है, पहले सुन तो लो कि मैं बोनस देने क्या लगा हूँ। ठीक, याद रखिएगा, मैं जो आपको बोनस देने लगा हूँ वो कुछ इस तरह से है कि जो मेरी कंपनी की इनकम है और जो मेरे कंपनी के एक्सपेंडिचर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि जितना भी इसका डिफरेंस है, जितना भी इनका डिफरेंस है, वो मैं एम्प्लॉयज़ में बराबर तकसीम कर दूँ। ये मैंने नहीं करना, ये आपने करके आना है। टास्क है आपका कि मैं ये चाहता हूँ, अगर तो मेरी कंपनी लॉस में है तो फिर बोनस ज़ीरो, फिर कोई बोनस नहीं है। अगर मेरी कंपनी फ़ायदे में है तो जितना फ़ायदा है, जैसा कि यहाँ पर तकरीबन 1,00,000 और 1,00,000 कह रहा हूँ, 21,450 रुपये इस वक्त बच रहे हैं। तो अब 21,450 जितने मैं यहाँ पे लिखूँ ये उस हिसाब से होना चाहिए। जितने मैं यहाँ पे लिखूँ वो अगर ज़्यादा हैं मेरे बजट से, मेरी एक्सपेंडिचर से, तो क्या हो कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें वो बराबर तकसीम हो जाए। बच्चे, नेट सैलरी वो होती है जो एम्प्लॉय घर लेके जाते हैं। काम किया आपने, घर काम किया था जो मैंने काम कहा था। बच्चे, ग्रॉस सैलरी होती है जो मालिक को देनी पड़ रही है। इनकम ग्रॉस सैलरी में से निकला, ये तो वो पैसे हैं जो एम्प्लॉय घर लेके जा रहा है। मैं तो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। बिजनेसमैन क्या दे रहा है, वो एम्प्लॉय को दे रहा है 1,18,690 रुपये। गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, वो इनकम टैक्स है जो आपकी इनकम से कटा है। ऐसा ही है ना? कितना है वो? 4,150। मालिक को कितने भी देने पड़ रहे हैं। ये भी मैंने दिए हैं, ये भी मैंने दिए हैं, यहाँ तक कि प्रोविडेंट फंड भी मैं ही दूंगा। ठीक है, एक्चुअल में मैं ये पे कर रहा हूँ। वो दूसरी बात है कि 1,28,650 में से जो प्रोविडेंट फंड है वो निकल जाता है, जो इनकम टैक्स है वो निकल जाती है। एम्प्लॉय को इतने बचते हैं। मालिक के प्रोस्पेक्टिव से या जो ऑनर है उसके प्रोस्पेक्टिव से तो यहाँ बात खत्म हो गई थी। 1,28,650 रुपये। अगर आप फिक्स्ड बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, फिर प्रोविडेंट फंड नहीं कटता तो मैं नहीं काटूंगा तो वो भी एम्प्लॉय को मिलेगा। लेकिन अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं तो फिर प्रोविडेंट फंड कटता है, फिर वो मैं काट लूंगा। उससे तो ऑनर का तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो कटेगा। वो आपका एक अकाउंट खुला होता है, उसके अंदर आपकी अमाउंट जमा होती जाती है। ठीक है, इंटरेस्ट दर इंटरेस्ट। कुछ लोग उससे बिजनेस वही प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कोई चीज़ खरीद लेते हैं, बाद में वो किस्तों देते रहते हैं। वो प्रोविडेंट फंड ही किस्तों में कटता रहता है। वो कुछ ये क्राइटेरिया होता है, बट मोस्टली ऐसा ही है। ठीक है, तो ये मेरी पेइंग करने। बोनस पे मैंने ये कहा है जी, फिर एक दफ़ा सुन लें कि जितनी भी अमाउंट मैं अपने एक्सपेंडिचर शो करूं, यानी बेसिकली मैं कहूँ मेरा बजट ये है, टोटल बजट। अगर मेरा बजट मेरे एक्सपेंडिचर से कम है, जैसा कि पिछले केस में था, तो फिर बोनस ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, इफ लगनी है, ये तो कंफर्म होता है। अगर ये वाली वैल्यू जो है ये इससे ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा है वो जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनमें डिवाइड कर दें। काउंट का फार्मूला गिनने के लिए इस्तेमाल होता है, प्लस माइनस
डिडक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इफ़ कंडीशन मैंने आपको बता दिया लगनी है, तो 3 4 5 बातें घुमा के आप यहाँ लगाएंगे तो आपका बोनस निकल आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप खुद कर लेंगे। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट आ जाती है इंस्टॉलमेंट प्राइस। कुछ उसी तरह की असाइनमेंट है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट प्राइस वाली हमारी असाइनमेंट थी, ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। इस पर भी फ्रीज कर लेते हैं। तो मैंने कहा जी फ्रीज पैन व्यू के अंदर मुझे मिला था फ्रीज पैन। मैंने ये यहाँ से नहीं करना, अनफ्रीज यहाँ पे रखा कर्सर, यहाँ से जाके फ्रीज पैन। ठीक है, मैंने यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा कैश प्राइस जो है 11,000 है, इंटरेस्ट इतना है। अब इंटरेस्ट में कैश प्राइस वाली जगह चेंज नहीं होना चाहिए, L5 चेंज कर दिया मैंने। इंस्टॉलमेंट प्राइस में गया, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एडवांस में ये चेंज होगा। किस्तें मैंने खुद बतानी होती हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैं इन सब को ड्रैग कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा, बोलेगा कोई नहीं, जिसको पता भी चल जाए वो भी चुप रहेगा। मैंने यहाँ लिखा 11,000। मैंने आपको कहा था कि जब मैं एंटर करूँ तो आंसर एक जैसे आने चाहिए। यहाँ आंसर फ़र्क आ गया, आंसर फ़र्क आ गया है। इसका मतलब है कि मैंने गलत किया है? नहीं, मैंने ठीक किया है। इस वक्त आपकी किस्तें जो हैं ड्रैग करने पर ज़्यादा हो गई हैं। अगर आप किस्तें 3 कर देते हैं तो आंसर एक जैसा आएगा। ठीक है जी, क्लियर है सबको? मैं होप करता हूँ कि ये असाइनमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्कर सैलरी शीट। दिस वन इज़ अ ओरिजिनल असाइनमेंट। अगर मैं चाहूँ तो ये इतनी बड़ी भी हो सकती है कि ये एक प्रोजेक्ट बन सकती है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको एज असाइनमेंट ही ट्रीट कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट मैं आपको दूंगा, करना आपने, और जो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा मैं समझूंगा कि वो इतना एक्सपर्ट हो गया है कि वो अब इस फील्ड में आगे वर्किंग कर सकता है। ठीक है जी, तो इसके ऊपर बात करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप टोटल कंसंट्रेट करेंगे। क्लियर जी? सामने देखिएगा हमारी वर्किंग कैसे है। डेजिग्नेशंस पे हमने लास्ट टाइम चेक लगाया था, डेजिग्नेशन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस लिस्ट, वो तो हमने लास्ट टाइम कर लिया। ओवर टाइम, वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम दोनों को जमा किया, ये आ गया। यहाँ तक मेरा ख्याल है कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो मेरे ओवर टोटल आवर्स का सम का फार्मूला आगे ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चेक लगा लें कि आपके वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम, ठीक है, रेगुलर जी क्या भाई, ये चार्जेस हैं, अभी तो बात नहीं की ना, वो तो पैसे हैं कि ओवर टाइम लगाने पे कितने पैसे। ये तो वर्किंग आवर्स बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ओवर टाइम और वर्किंग आवर्स हमारे वर्किंग आवर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी अगर पाकिस्तान का रूल है कि अगर आपकी जॉब टाइमिंग 8 आवर्स है ना, तो आप 9 आवर्स का ओवर टाइम नहीं लगा सकते। ओवर टाइम शुड बी ऑफ 8 आवर्स, इससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चेक मैं रिपीट कर रहा हूँ, देख लें। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में जाकर सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर लिस्ट तब करते हैं जब हमने लिस्ट यूज़ करनी हो। एट दैट टाइम मैंने लिस्ट यूज़ नहीं करनी। मैं तो चाहता हूँ कि रेगुलर आवर्स से बड़ा ना हो सके। तो ये एक नंबर है, होल नंबर। देखें अब ऑप्शन और तरह आई हैं। बिटवीन, वर्किंग आवर्स बिटवीन होने चाहिए कितने से, 0 से लेकर इस नंबर तक। ध्यान से समझिएगा एक बात, अगर मैं इधर ओके कर दूंगा ना तो ये तो 0 हो गया, ये तो बात समझ आ गई। ये जो N11 है ये इस सेल के लिए N11 होगा, इसके लिए भी N11 होगा, इसके लिए N12 हो जाएगा, इसके लिए भी N12 हो जाएगा, सॉरी इसके लिए N के बाद क्या आता है LMNO, इसके लिए O11 हो जाएगा। यानी ये क्योंकि वेरिएबल रेफरेंस है तो ये चेंज हो जाएगा। सो वी शुड फिक्स दिस वन, क्योंकि ये सेल तमाम के लिए मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैसेज अगर कोई देना है अलर्ट, तो यहाँ जाके आप कह दें इनवैलिड आवर्स, प्लीज एंटर वैलिड आवर्स। ठीक है, ये मैंने एक मैसेज बॉक्स बना दिया, हेडिंग उसकी कर दी इनवैलिड आवर्स। ओके,
अब देखें, इसके लिए मैं एंटर करता हूँ 9, कहता गलत कर रहे हो, इनवैलिड ऑड्स, गलत एंट्री की आपने। अगर मैं 8 करता हूँ तो 8 ठीक है, बिटवीन किया था ना हमने, ठीक है। यहाँ देखें ओवर टाइम में 10 करता हूँ, गलत है। 8 करता हूँ तो ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप ओवर टाइम भी फिक्स कर सकते हैं। कंपनीज़ में ओवर टाइम भी होता है, कुछ कंपनीज़ के रूल होते हैं कि अगर आपकी 8 घंटे की जॉब है तो आप 4 घंटे तक जो है वो ओवर टाइम कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? अगर वो आपको करना पड़ जाए तो यहाँ जाएंगे, ठीक है, ओवर टाइम आवर्स, वो कैसे निकलेंगे? इक्वल दिस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब अगर 9 आवर्स करने की परमिशन है तो मुझे 4.5 घंटे करने की परमिशन है, ठीक है ना। तो ये आप खुद देखिएगा, ये आपने खुद करना है, यानी ये ओवर टाइम से आपने खुद एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इसको भी थोड़ा ना कर लेते हैं, क्या कहते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो मुझे फ़िलहाल ये नहीं शो करवाने ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं, तो यहाँ से मैं इसको फ्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये भी एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये फुल टाइम आपने कैसे निकाला था। मैंने कहा अगर उसके टोटल आवर्स 8 घंटे या इससे ज़्यादा हैं, हम कहेंगे कि उसने फुल टाइम जॉब की है। टोटल आवर्स को चेक किया, वैसे हम ये वर्किंग आवर को चेक करते हैं कि अगर वो 8 हैं तो वो फुल टाइम एम्प्लॉई है। वो और रूल है, लेकिन हमने टोटल आवर्स के हिसाब से कहा था तो ये टोटल आवर्स के हिसाब से लगाया, ठीक है। हर क्लास में मैं अलग अलग रूल बताता हूँ। आपकी क्लास के लिए ये है कि आपने टोटल आवर्स के ऊपर चेक करना है, तो उसके हिसाब से अगर वो 8 या इससे बड़ा है तो फिर आपने क्या देना है? फुल टाइम, अदरवाइज पार्ट टाइम, ठीक है। अब सारे आपने एक चीज़ की हामी भरी थी, मैं पूछ रहा हूँ नौरीन से। जी नौरीन, अगर मैं इस फार्मूले को ड्रैग करता हूँ तो नीचे वाले सेल्स के लिए फार्मूले में कोई तब्दीली आएगी? सब लोग खुद सोच लें, सोच के बताना, ऐसे नहीं बताना, मैंने पूछना क्यों। आएगी, तब्दीली आएगी जी। तो क्या करना है? कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? कहाँ पे? वेरी गुड जी, N11 वो रेफरेंस है जो आउट ऑफ रेंज है और इसको फिक्स करना है। तो शाबाश, इधर हमने क्या किया? F4 का बटन प्रेस किया, एंटर करेंगे, सो वी गॉट आवर आंसर्स। इसको जाकर आप ड्रैग कर दें, सो हियर वी गॉट इट। अभी देखिए सारे फुल टाइम आ रहे हैं, क्योंकि नीचे वालों ने अभी जॉब ही नहीं की है तो वो पार्ट टाइम आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी ये भी हम बाद में कवर करेंगे अपने प्रोजेक्ट में जाकर कि ये कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम ये कवर करेंगे चीज़, ठीक। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ आगे ये लें जी। मैं अगला डेजिग्नेशन डिप्टी मैनेजर लेता हूँ। अब देखें, एक मैनेजर है, वो अगर 8 घंटे, चले ऐसे करते हैं 2-2 घंटे का ना ओवर टाइम लगवा लेते हैं, ठीक है। पहले ओवर टाइम की भी बात नहीं करनी, पहले जनरल बात करते हैं। अगर एक मैनेजर 10 घंटे काम करता है, ठीक है, सेव कर लेते हैं फाइल को। अगर एक मैनेजर 10 घंटे काम करता है तो पर और अगर उसको 20 रुपए मिलते हैं तो 10 घंटे के कितने मिलेंगे? मैं फिर पूछता हूं, अगर एक मैनेजर या एम्प्लॉय 10 घंटे काम करता है और उसको 20 रुपये पर घंटा मिलता है तो कितनी सैलरी बनेगी उसकी? 200 रुपया। कैसे निकाल लिया आपने? आपने दोनों को ज़रब दे दी है, ठीक है। लेकिन अगर एक डिप्टी मैनेजर 10 घंटे काम करता है तो उसको कितने मिलेंगे? 190। क्यों? क्योंकि उसको 19 रुपये घंटा के हिसाब से मिलनी है। भाई बात समझ आती सबको? तो अब देखिए, मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, रूल बनाता हूँ, देखिएगा कैसे। देखें, मैं कहता हूँ जो मैं बोलूँगा ना उसको मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। होप कि आप इसे इजीली अंडरस्टैंड करें। ये थोड़ा ना कंजस्टेड है, मैं इसको हाइड करवा रहा हूँ, ठीक है, अभी बाद में शो करवा दूंगा। सेल पर और निकालनी है, इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आए, ठीक है। देखिएगा, मैंने कहा इक्वल अगर डेजिग्नेशन बराबर है मैनेजर के, ठीक है, तो फिर वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई कर दें 20 के साथ। ये भी आपने मुझे यही बताया ना,
भैया आपने मुझे यही बताया है कि अगर डेजिग्नेशन मैनेजर के बराबर है तो 10 ज़रब 20 आ जाएगा। ठीक है, आगे कोमा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर डेजिग्नेशन उसी सेल को बराबर है, अगर वही डेजिग्नेशन डिप्टी मैनेजर है तो फिर उसके वर्किंग आवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 19 के साथ। ठीक है, फिर कोमा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर डेजिग्नेशन बराबर है हेड ऑफिसर तो फिर वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 18 के साथ। फिर उसी तरह कोमा, इफ अगर डेजिग्नेशन बराबर है क्लर्क के तो फिर मल्टीप्लाई कर दो टोटल आवर्स को 17 के साथ। कोमा, इफ अगर डेजिग्नेशन बराबर है पीएन के तो फिर वर्किंग आवर्स टोटल आवर्स को मल्टीप्लाई कर दो 16 के साथ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट, जितनी ब्रैकेटें ओपन की हैं उतनी ब्रैकेटें क्लोज करनी है। आखिरी ब्रैकेट का कलर ब्लैक होना चाहिए। देखिए ब्लिंक भी करेंगी, देखिएगा यहाँ देखना है, अब यहाँ देखना है। ठीक है जी, आई प्रेस एंटर, सो हियर आई गॉट 200। ठीक है, सबको समझ आती है बात। अब देखें, ये वो रेफरेंस हैं जो तब्दील होते हैं। ये एक अकेला रेफरेंस है, एक ये और एक ये तब्दील नहीं होते। यानी एल और एम वाले सारे तब्दील कर देने, उनको फिक्स कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ गया, एल मैंने लिखा इस तरतीब से है कि मेरे पास बाद वाले जो है ना वो आ रहे हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड वे से, सादे वे से, आराम आराम से लिखें, कोई जल्दी नहीं है। अगर आप इसको इजीली इस तरह से फिक्स कर लेते हैं तो ये आपके पास आ गया, सिर्फ ड्रैग कर दें। नीचे फॉल्स इसलिए आया कि डेजिग्नेशन लिखा नहीं हुआ। ठीक है, अब ये देखें, इसको 190 रुपये मिलेंगे, 200 रुपये मिलेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास हेड ऑफिसर है और वो 10 घंटे काम कर लेता है, अब वो अनहाइड कर रहा हूँ जो मैंने हाइड किए थे ना, क्योंकि मैंने तो एंट्री यहाँ से करनी है ना। ठीक है, सबकी जो है ना 8 ही कर देते हैं। और हेड ऑफिसर इसको क्लर्क कर देते हैं, इसको पीएन कर देते हैं। कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने, यू शुड सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि हर एक की सैलरी जो है वो डिफ़र कर रही है, लेकिन जितने भी मैनेजर होंगे ना उनकी सैलरी एक जैसी होगी क्योंकि उनका रेट एक जैसा है। बात समझ आती सबको। अब मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कह दिया इक्वल टोटल पर डे सैलरी। ऐसे सूलन ऐसे तो नहीं होता क्योंकि हर डे का ओवर टाइम अलग अलग होगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय 30। जस्ट आपको शो करवाया कि 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी मंथली सैलरीज आ जाएंगी। अब 1 रुपये में देखें कितना फ़र्क डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ये था जब मैंने सिर्फ इतना हिस्सा यूज़ किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ओवर टाइम को भी यूज़ करूँ। अब ओवर टाइम में कई एम्प्लॉय डंडी भी मार सकते हैं। क्या मतलब? वैसे ये कहता है, देखिए ओवर टाइम के पैसे ज़्यादा मिलने हैं, रेगुलर टाइम के पैसे कम मिलने हैं। हमें ये बात बड़ी अच्छी तरह पता ना सबको। अब वो एम्प्लॉय करता ये है कि वो कहता है 10 घंटे तो मैंने काम किया है, तो मैं ऐसे करता हूँ 2 घंटे रेगुलर शो कर देता हूँ और 8 घंटे ओवर टाइम शो कर देता हूँ। ये फार्मूला चालाकी नहीं पकड़ सका क्योंकि इसमें तो ओवर टाइम और दूसरे का रेट एक जैसा है। अब अगर तो मैं इस तरह करता हूँ कि वर्किंग आवर्स का रेट 20 रुपये के हिसाब से और ओवर टाइम का रेट 22 के हिसाब से बनाता हूँ ना, तो इन मैनेजर की सैलरी में और इस मैनेजर की सैलरी में फ़र्क आ जाएगा ना फ़र्क। भाई समझ आ रही बात सबको? देखिए ना, इसको 2 रुपये पर और ज़्यादा चार्ज हो जाएंगे, 6 दूनी 12 रुपये ये एक्स्ट्रा चार्ज कर जाएगा दूसरे की निस्बत। अब हम इस फ्लॉ को भी ख़त्म करेंगे और लिखते हैं। देखिए फ़िलहाल ना मैं ये फार्मूला हाइड कर रहा हूँ क्योंकि अब मैंने ये आपको करवा दिया, ये मैं हाइड करता हूँ। मैं नए सेल इंसर्ट करने हैं,
तो राइट क्लिक आप सबको पता है, वैसे मैं आपको सिखा चुका हुआ हूँ। इंसर्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे 3, चले मैंने इंसर्ट कर लेता हूँ, 2 करने हैं 3 नहीं करने। तो 2 सेल्स को आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक इंसर्ट कर दे, एक इंसर्ट चले। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ, अब ये एक्चुअल वाला है वही है, सेल पर डे और सेल पर मंथ। ध्यान से देखना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई ऐसा ना हो जिसको ये बात समझ ना आए। आसान है, थोड़ी सी लेंथी है आसान है बात, ठीक है। देखें अब, अच्छा अब अगर एक आदमी, ये वाला जो एम्प्लॉई है, ये 10 घंटे काम करता है तो इसकी तनख्वाह अब कितनी होगी? ओवर टाइम इसको देना है 22 रुपये घंटा के हिसाब से, कितनी होनी चाहिए फिर तनख्वाह? 8 घंटे की तनख्वाह इसको 20 रुपये के हिसाब से मिलनी चाहिए, तो वो कितने हो गए? 160 रुपये। और जो बाकी 2 घंटे उनकी तनख्वाह इसको 22 रुपये के हिसाब से मिलनी चाहिए, 44 ये हो गए। 160 प्लस 44 204, 2 घंटे की यानी इसको एक्स्ट्रा 2 रुपये मिल रहे हैं, 204 रुपये इसको मिलने चाहिए। बात समझ आती सबको? ठीक है, ये बात समझ आ गई ना मैंने कैसे बनाया है? मैं फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दे। मैंने कहा जी इक्वल, जो मैं बोलूँगा वही मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्वल अगर, अब वही बात कि डंडी भी मार सकता है, ओवर टाइम इधर लिख दे, रेगुलर इधर लिख दे तो वो गलत हो जाएगा। अब मैंने कहा इसको पहले 8 घंटे या जो जितने घंटे उसने मेंशन किए हुए यहाँ पे, ठीक है, ये आपने खुद करना है, मैं इसके हिसाब से नहीं आपको करा रहा, मैं 8 के हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा अगर तो टोटल आवर्स लेस हैं या बराबर हैं किसके? 8 के, तो फिर उसको रेगुलर सैलरी मिलेगी। ठीक है ना? नहीं तो अगर ज्यादा हो तो फिर क्या मिलेगी? ओवर टाइम सैलरी मिलेगी। कॉन्सेप्ट समझ आता है? मैंने यहाँ ये किया है कि अगर तो उसके वर्किंग आवर्स 8 से कम है तो फिर तो चक्कर ही कोई नहीं ना, फिर तो पुराने तरीके से सैलरी देनी है क्योंकि उसने ओवर टाइम किया ही नहीं है। लेकिन अगर उसने ओवर टाइम किया है यानी ज्यादा और ज्यादा है तो फिर इसका मतलब है कि उसने ओवर टाइम किया है। जब इसने ओवर टाइम किया है तो फिर इसको सैलरी भी ओवर टाइम के हिसाब से मिलनी चाहिए। ठीक है, बात समझ आती है सबको? अब ये मैंने एक रूल बना के यहाँ रख लिया, ठीक है। अब पहले तो तरीका वही वाला यूज़ होगा, पहले सैलरी उसी तरह दे दें, ये वाला तो वही, यहाँ बेशक आप वही वाला फार्मूला कॉपी कर लें, ध्यान से रेफरेंसेस का ज़हन में रख के मैं दोबारा लिख लेता हूँ। अब आपने इक्वल नहीं लिखना क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब मैंने कहा इफ़ अगर उसका डेजिग्नेशन बराबर है मैनेजर के, जल्दी जल्दी लिखूं नहीं चले, कोमा, तो फिर वर्किंग आवर्स, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली श्योर है कि 8 से कम होंगे या 8 होंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 20 के साथ, कोमा, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट अगर उसका डेजिग्नेशन बराबर है डिप्टी मैनेजर के तो फिर टोटल आवर्स को मल्टीप्लाई कर दें 19 के साथ, कोमा, इफ़ अगर उसका डेजिग्नेशन बराबर है हेड ऑफिसर के तो फिर टोटल आवर्स को मल्टीप्लाई कर दें 18 के साथ, कोमा, इफ़ अगर उसका डेजिग्नेशन बराबर है, अगर उसका डेजिग्नेशन बराबर है किसके? क्लर्क के, तो फिर टोटल आवर्स को मल्टीप्लाई कर दें 17 के साथ, कोमा, इफ़ अगर उसका डेजिग्नेशन बराबर है पीएन के तो फिर उसके वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई कर दे 16 के साथ। सारी ब्रैकेटें क्लोज करनी है, आखिरी ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी क्योंकि आखिरी ब्रैकेट ओवर टाइम सैलरी वाले के लिए बाद में ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूँ। तो जितनी ब्रैकेटें मैंने क्लोज कर दी, आखिरी ब्लैक होनी चाहिए। ये मेरा आंसर आ गया। अब देखें मैं इस फार्मूले को फ़िलहाल ड्रैग करता हूँ, चले ड्रैग नहीं कर रहा क्योंकि अभी फिक्स नहीं किया हुआ इसको, ठीक है। फ़िलहाल मैंने ये आपको शो कराया। अब इसी पे शो कराता हूँ, अगर तो
अब उसका देखिए ओवर टाइम सैलरी है, क्योंकि घंटे ओवर टाइम है, मैं यहाँ 8 कर देता हूँ, यहाँ 0 कर देता हूँ। अब उसको 160 रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि तो रेगुलर सैलरी मिल गई उसको। अब ओवर टाइम वाला केस आता है कि अगर वो ओवर टाइम लगाता है तो फिर क्या होगा। अब देखें, बात समझ रही है, जो मैंने बोला है उसी को मैं फिर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। कैसे, मैं यहाँ गया, अब यहाँ पे मैंने लिखना है फार्मूला, ये जो डबल कोट्स मैंने लगा के सेपरेट कर लिया था ना, यहाँ मैंने लिखना है। मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने कहा इक्वल इफ़, इक्वल मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, मैंने कहा इफ़, अगर, आखिरी वाली ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, इकट्ठी बंद कर लूँगा, अगर तो उसका डेजिग्नेशन, ये मुझे पता है कि अब वो ओवर टाइम लगा रहा है, क्योंकि अब यहाँ आएगा ही तब जब वो ओवर टाइम होगा। अगर उसका डेजिग्नेशन बराबर है, अब आप अपने वही डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लें, N4 वाला सेल मैंने मैनेजर ले लिया। अगर डेजिग्नेशन बराबर है मैनेजर के, तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर होना ये चाहिए कि पहले 8 घंटे की सैलरी उसको मिलनी चाहिए 20 रुपये के हिसाब से। ठीक है, ये तो उसको मिल गई पहले 8 घंटे की सैलरी 160 रुपये। अब 204 बनाने हैं, 44 रुपये उसको 2 घंटे के एक्स्ट्रा मिलने हैं, यही हमने डिस्कस किया था ना पहले। अब वो निकाल लें, इसमें जमा कर दें। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो कितने घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे भी कर सकता है, 12 भी कर सकता है, 13 भी कर सकता है, 11 भी कर सकता है। ठीक, तो ये मैं चेक करूंगा। मैंने कहा टोटल आवर्स माइनस जिसकी सैलरी मैं दे चुका हूं, यानी जितने टोटल आवर्स हैं उसमें से 8 घंटे की सैलरी मैंने दे दी है, जो बाकी घंटे बचेंगे उनकी मैंने ओवर टाइम देनी है। ये मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़। ठीक है जी, बात समझ आती है। वही जो मैंने बोला था वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ये एक के लिए आया कोमा, इफ़, अगर तो वो डेजिग्नेशन बराबर है डिप्टी मैनेजर के, तो फिर क्या करें, 8 ज़रब 19 प्लस टोटल आवर्स माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, कोमा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर उसका डेजिग्नेशन बराबर है जी, कौन सा तीसरा 2 है ना, हेड ऑफिसर, तो फिर क्या करें, 8 मल्टीप्लाइड बाय हेड ऑफिसर की सैलरी, कोमा टोटल माइनस 8, ये इसकी 8 घंटे की सैलरी आ गई, मल्टीप्लाइड इट विद, सॉरी ये आ गया है, दिस मल्टीप्लाइड इट विद 20, कोमा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर उसका डेजिग्नेशन बराबर है क्लर्क के, तो फिर क्या करें, अगर वो क्लर्क के बराबर है तो फिर पहले 8 घंटे की सैलरी उसको मिलनी चाहिए क्लर्क के रेट के मुताबिक। इसमें जमा करना है मैंने, यहाँ मैंने जमा नहीं किया, ये जमा करना है यहाँ पे। ठीक है, प्लस, इसमें प्लस कर दे, क्या चीज़, अभी हम टेस्टिंग करेंगे इसकी। ठीक है, प्लस 07, ठीक है, प्लस टोटल आवर्स माइनस, टोटल आवर्स में से माइनस कर दें जितने घंटे की सैलरी दे दी है 8, और इसको मल्टीप्लाई करवा दें 19 के साथ, कोमा, इफ़, वैसे मैंने ये कॉपी पेस्ट करके कर सकता हूँ, मिस कह रही हैं एक स्टेप करके दिखाएं, कॉपी पेस्ट करता तो फटाफट मैंने कर लेना था, लेकिन चलें, मैंने कहा D3 मल्टीप्लाइड बाय, अगर बराबर है किसके, PN के, तो फिर जितने घंटे 8 घंटे की सैलरी उसको मिलनी चाहिए किसके हिसाब से, PN है 16 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और इसमें जमा होगी टोटल आवर्स माइनस 8, क्योंकि इसको मैं 8 आवर की सैलरी दे चुका हूँ, 8 और मल्टीप्लाइड इट विथ 18। ठीक है, जितनी ब्रैकेटें हैं बंद कर दें। ठीक है, एक चेक और लगा लें, वो ये है, यहाँ पे जाके लगाता हूँ। चलें फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं, मुश्किल हो जाएगा ज़्यादा।
मैं चाह रहा था कि अगर ये डेजिग्नेशन नहीं लिखा हुआ या इनवैलिड डेजिग्नेशन है तो वो शो करे। फिलहाल मैंने एंटर कर दिया। लें जी 160 रुपये। अगर ये 2 घंटे करता है तो 204 रुपये, बात ठीक है। लेकिन अगर इसका डेजिग्नेशन डिप्टी मैनेजर होता है फिर कितनी बनती है सैलरी, जल्दी से बनाए। 19 रुपये के हिसाब से 10 घंटे की 190 रुपये होनी चाहिए रेगुलर। 1 घंटा 2 घंटे ऊपर लगा रहा है, नहीं 2 रुपये ऊपर मिले ना, 21 रुपये मिलने हैं ना, ठीक है। तो 4 रुपये ऊपर मिलेंगे, 2 घंटे के 4 रुपये, ठीक है। 194 रुपये आ गए। अब मैं कहता हूँ तीसरे हेड ऑफिसर के लिए भी चेक कर लेते हैं। हेड ऑफिसर के लिए उतनी नहीं रही, ये चेंज नहीं हुआ। हेड ऑफिसर उसको 184 रुपये, बिल्कुल ठीक है। क्लर्क को 174 रुपये और इसको 164 रुपये मिलेंगे। नहीं जी, मेरा ये फार्मूला सही है। अब ये वाले रेफरेंस मैंने फिक्स करने हैं, ठीक है। मैंने लिखा बड़ी तरतीब से है इसलिए मैं इजीली इसको फिक्स कर लूँगा। मैं यहाँ गया, N4 शुरू हो जाए, N4 O4 N5 O5 N6 O6 N7 O7 N8 O8, ये तो सीधे सीधे एक फिक्स हो गए। फिर N4 O4 P4 N5 O5 P5 N6 O6 P6 N7 O7 P7 N8 O8 एंड P8। एंटर, यहाँ रख के ड्रैग, ये आपके पास आ गया। पहला बंदा मैनेजर है उसके 204 पे, आखिरी बंदा मैनेजर है उसके 204 पे। इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 30। सैलरीज क्योंकि कम रखी हुई हैं इसलिए आपके पास इस तरह से आंसर आ रहा है। सो हियर आई गॉट इट। अब यहाँ जाएं और वो जो 2 आपने कहा था वो भी अनहाइड कर लें। ये 2 मैंने ओवर टाइम के साथ बनाए थे, बगैर ओवर टाइम के, ठीक है। और ये मैंने उसके साथ ओवर टाइम के साथ सेव कर देते हैं, ठीक है। अब आप इसको मज़ीद टेस्टिंग कीजिएगा, इसके ऊपर वर्कआउट कीजिएगा। अगर आप कोई भी किसी फार्मूले आपके डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप नया सेल इंसर्ट कर सकते हैं, आप कहीं भी सेल इंसर्ट कर सकते हैं। इसलिए आपने क्राइटेरिया हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखना है, ठीक है। अब आपने करना ये है कि मैंने आपको ये करवाया है 8 के साथ, आपने इसको करना है कि 9 के साथ नहीं, जो वैल्यू यहाँ लिखी हो उसके साथ। अभी ये इसके साथ इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ ना तो ये 9 के साथ हिसाब से इम्प्लीमेंट हो। 9 को रेगुलर समझे, 9 के बाद ओवर टाइम देगा, ठीक है जी। तो इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये असाइनमेंट मैं आपकी सेव कर देता हूँ और लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म